जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं शिव और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा को क्वालिफाई किया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स से इन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा को सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा बिंदु मैम से। और सबसे पहले तो बिंदु मैम का हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बिंदु मैम। थैंक यू सर। और बिंदु मैम का मैं परिचय दूं तो बिंदु मैम मेरी कलीग भी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं अभी करंटली। और इनकी जो अप्रोच रही है, पढ़ने की जो अप्रोच रही है और जो इनकी स्ट्रगल रही है दोस्तों, उनसे हम सब लोग बहुत सीख सकते हैं। इवन मैंने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे सीखी हैं। और आज आपसे मिलाने का मकसद यही है कि मुश्किलें कितनी भी हों लाइफ में, है ना, वो अक्सर बोलते हैं ना कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये कहानी बिंदु मैम के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। और मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगा बिंदु मैम को बोल के कि बिंदु मैम ने 5th क्लास के बाद में स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा और बहुत सारी मुश्किलें हैं जो इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए झेली हैं और फाइनली इनको सक्सेस भी मिली है। तो मैं बिंदु मैम से जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्ट्रगल रही है, आपकी जो जर्नी रही है जेआरएफ तक, वो जर्नी कैसी रही है मैम? सर मेरी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है सर। आफ्टर मतलब 5th क्लास के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई थी बिकॉज ऑफ माई स्टेप मॉम। सी डजंट वांट टू गेट माई स्टडी फर्दर। तो उसके बाद मैंने फिर 8th में भी बस एग्ज़ाम दिया था, जैसे एग्ज़ाम देने के लिए ही मैं गई थी। देन कुछ साल के बाद फिर मैंने 10th की। आफ्टर दैट मैंने फिर 12th की 1-2 साल के बाद प्राइवेट से। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे जो इन लॉज थे वो काफ़ी अच्छे थे। आई विल थैंक्स टू देम। तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुझे आगे पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी अगेन। तो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं से की। यहीं शादी के बाद उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन कराई, मास्टर्स कराई। इनफैक्ट मैं मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। दैट्स ग्रेट। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने जब इनकी कहानी सुनी तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप सबको ये बहुत अच्छी बातें हैं जो बता सकती हैं, एकेडमिक में भी बता सकती हैं और लाइफ के स्ट्रगल जो होते हैं उनको कैसे डील किया जा सके। तो ये आपको मैम ज़रूर बताएंगी। कंटिन्यू प्लीज़ मैम। हाँ जी सर। तो जब मैं गोल्ड मेडल मुझे मिला तो मुझे मेरे इन लॉज ने कहा कि तुम आगे पीएचडी करो, तुम पीएचडी करो या नेट करो। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि नेट का मतलब क्या है या मुझे करना भी चाहिए। तो मैंने पीएचडी प्री की तैयारी की तो मुझे पता चला कि नेट सेट क्या। तो मुझे नेट के बारे में इनफैक्ट पता नहीं था। तो मैंने फ्री वीडियोज़ देखे। फ्री वीडियोज़ देख के मुझे पता चला अच्छा नेट की तैयारी। तो फर्स्ट पेपर का मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैंने सर की फ्री क्लासेस देखी तो उससे मुझे पता चला कि मैं कर सकती हूँ। तो सर ने मुझे काफ़ी टाइम मोटिवेट भी किया। तो फर्स्ट पेपर में मैंने फ़र्स्ट टाइम जब दिया तो मैं रह गई थी कुछ एक मार्क्स से। और मेरा सेकंड अटैम्प्ट जब था तो मैंने क्वालिफाइड किया था। 202 मार्क्स थे मेरे, 202 मार्क्स से मैंने क्वालिफाइड किया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मैम का कि हम शायद कोर्स वर्क में थे जब हमारा पीएचडी का कोर्स वर्क चल रहा था, तब मैं मैम से मिला था पहली बार। और तब हमारी ऐसे ही बातचीत हो रही थी। मैम बोल रही थी कि मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया सर, तो मेरा हो नहीं पाए, तो बताइए कि पेपर 1 के लिए हम क्या पढ़ें। तो ऐसे हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था और फाइनली जब इनका सिलेक्शन हुआ तो मैम का कॉल भी आया और हम पीएचडी कलीग हैं तो फिर मैं मिला भी मैम से। और फाइनली इतनी डीप में बात आज ही हुई थी तो मुझे लगा कि मैं एक बार आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा मैम को। तो मैम आपकी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी क्या रही थी, कैसे आपने प्रिपेयर किया था? सर पेपर 1 स्टार्टिंग में तो मुझे कोई स्ट्रेटजी पता ही नहीं थी। इनफैक्ट मैंने कभी सिलेबस भी नहीं देखा था। बस ये फ्री वीडियोस देख के कुछ नोट्स बनाए। तो फर्स्ट टाइम में तो मुझे सिलेबस देखना ये भी नहीं पता था। फिर जब मैं फेल हो गई फर्स्ट टाइम तो मुझे दोबारा में पता चला कि सिलेबस भी देखना पड़ता है। देन आई सो माई सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने फ्री क्लासेस देखी कि ये सिलेबस में मेरा कवर है, मेरा सिलेबस मुझसे क्या चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना सिलेबस देखना चाहिए। पहला हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस अपने सामने चिपकाना चाहिए और एक स्टडी टेबल ज़रूर बनानी चाहिए। एक स्टडी कॉर्नर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे और हमें चीज़ें याद दिलाती रहेंगी। और हमें अपनी स्टडी कॉर्नर के सामने ज़रूर एक चीज़ ज़रूर चिपकाना चाहिए कि मेरा एम क्या है, ताकि हमें बार बार हमारे माइंड को वो रिमाइंड करता रहे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ जब मैं उस पोस्टर को ज़रूर एक बार देखती थी कि आई हैव टू डू इट, तब मैंने बार बार उसको देखती कि इस बार मुझे नेट अचीव करना है। बस यही मेरी स्ट्रैटेजी थी सर। बिंदु मैम, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनको फैमिली में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो झेलनी पड़ती हैं, है ना। ना चाहते हुए भी घर में हमारे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं उनके ऊपर। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कैसे ऐसे टफेस्ट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें इन सब मुश्किलों के साथ में?
सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप सोच लो ना, माइंड में कंसीडर कर लो ना कि हमें ये करना है, तो कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं है। और घर के काम तो हर लेडीज़ को होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे, घर के काम सबको होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपकी एम होना चाहिए कि मेरा एम क्या है और मेरी मतलब मैं चाहती हूँ कि नहीं। अगर आप अंदर से चाहते हो ना, तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हो। तो नेट तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इट। तो महिलाएं हैं जो कैसे मैनेज करें अपने टाइम को, कैसे मैनेज करें, आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आपके बच्चे भी हैं छोटे छोटे दो, है ना, और घर में भी बहुत सारे काम होते थे, और प्लस जो एक सामाजिक प्रेशर भी होता है कि भाई शादी हो गई, शादी को इतना टाइम हो गया, उसके बाद आप पढ़ रहे हो और पीएचडी कर रहे हो, तो उस चीज़ को कैसे आपने मैनेज किया? सर घर के काम तो मुझे करने ही है। जैसे मेरी सास है, तो सबको अच्छी तो है, बट सास तो सास है ना। और बच्चों के काम भी हमें करने हैं। तो बच्चों के काम, घर के काम करने के बाद जो मुझे एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम मिलता था, तो मैं ये सोचती थी कि ये टाइम मुझे अपनी पढ़ाई के लिए देना है। जैसे मुझे 9 से 10 बजे तक अपने घर की सफाई करनी है, देन उसके बाद 1 घंटा मुझे देना है। फिर उसके बाद घर का नाश्ता बनाती थी मैं। नाश्ता बनाने के बाद जो फ्री टाइम होता था, उसमें फिर 1 घंटा पढ़ के आती थी। तो मैंने टुकड़ों टुकड़ों में अपना टाइम बना रखा था। कभी भी बंदा एक साथ कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ पाता। हमें 1 आवर, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि 1 आवर के बाद हमें 10 मिनट या हाफ एन आवर का जो हमें ज़रूर हमें रेस्ट लेना चाहिए। तो वो रेस्ट मेरा घर का काम होता था। इस टाइम मेरा घर का काम भी हो गया और मेरा स्टडी भी कंप्लीट हो गई। तो गाइज मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखो, बहाने हमारे पास 100 होते हैं, लेकिन आप देखिए इन्होंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया। जब इनको रेस्ट करना होता था तो घर के काम करती थी, और हम क्या करते हैं, जब रेस्ट करना होता है तो 5 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अभी दिसंबर के लिए बहुत कम टाइम है, तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो बिंदु मैम अपने साथ में है, ये आपको आंसर करेंगे। आप कमेंट करके बता देना, मैम आपको ज़रूर आंसर कर देंगे आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी। क्योंकि इनका स्कोर आपने देख लिया होगा कि 202 नंबर, जो अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। कुछ ही नंबर से इनका जेआरएफ वाला स्कोर है वो रुक गया था, वरना तो जेआरएफ भी ये कर लेती। और अभी करंटली मैम है जो पीएचडी कर रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई भी कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आपको ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।